आगाज करते हैं हम खबर के साथ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अल्तवा का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून किसी को भी इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। ऐसा जवाब दिया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से। संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। ये भी कहा गया कि अगर बायकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। बायकॉट नहीं करना तो लिख कर दें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ये केस है। अब तक समाअत में क्या कुछ हुआ जानते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमती इत्तेहाद ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में फ्रीक बनने के मामले पर, इसका बॉयकॉट करने के मामले पर यू टर्न ले लिया है और अदालत को बताया है कि वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं। जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक रोस्ट्रम पर आए और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं? क्योंकि अखबारात में तो ये खबरें लगी हैं कि आपने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया है। अगर आपने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया है तो फिर आप दलाइल कैसे दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी यही रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 48 घंटों से जो खबरें चल रही हैं, तो जब एक जानिब आप अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट का ऐलान करते हैं, ये एलामिया शाया अखबारात में हुआ है, मीडिया में शाया हुआ है, और उसके बाद आप कैसे दलाइल दे सकते हैं? फारूक एच नाइक की जानिब से और कामरान मुर्तज़ा की जानिब से एक मरतबा फिर बेंच की तश्कील और इसके दायरा इख्तियार पर एतराज़ किया गया और बेंच की जानिब से कहा गया कि आप चूँकि बॉयकॉट से मुतल्लिक इतलात हैं तो आप लिख कर दें कि आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं। और इस पे फिर अकरम शेख जो नून लीग के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जब तक वकील वकालतनामा वापस नहीं लेता उस वक़्त तक वो कार्रवाई का हिस्सा होता है। तो अदालत ने कहा कि ये वकालतनामा देने वालों ने ही बायकॉट का ऐलान किया था। तो जिस पर अकरम शेख ने कहा कि अब चूँकि वकला वापस आ चुके हैं तो ये इसी बात की रजामंदी है कि वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल आए। अटॉर्नी जनरल ने इससे पहले एक कंसाइज स्टेटमेंट अदालत में जमा करा दी थी और उसमें उन्होंने बेंच पर एतराज़ कर दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस को ना सुने। और उसमें उन्होंने कहा था क्योंकि 1 मार्च का जो फैसला है वो 4-3 की अक्सरियत से आया था, तो इस वजह से अब इसके बाद की ये जो प्रोसीडिंग है इसको ना सुना जाए। और उसकी वजह है कि 1 मार्च के जो फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब अख्तर इस केस में जो अपना माइंड जो है वो सामने ले आ चुके हैं। इससे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन पर भी एतराज़ किया गया था, तो ये तीनों जज साहिबान इस केस को ना सुने। लेकिन समाअत में दिलचस्प मरहला उस वक़्त आया जब अदालत ने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के मुताबिक चलने का कहा कि आप वो ऑर्डर पढ़ें, और जो ऑर्डर 23 मार्च का था और 23 फरवरी का था और 27 फरवरी को मंजर आम पे आया था और कहा गया कि इसका ऑपरेशनल पैराग्राफ पढ़ें। अटॉर्नी जनरल ने जब ऑपरेशनल पैराग्राफ पढ़ा और उसमें यह लिखा था कि जो 9 रुकनी बेंच है, 9 रुकनी बेंच ने जो कि चाय के वक्फे के दौरान जो टी रूम में जो गुफ्तगू हुई और उसके बाद कुछ जज साहिबान की कुछ ऑब्जर्वेशन थी और उसमें फिर ये कहा गया कि तमाम जज साहिबान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया था कि वो नया बेंच तश्कील दे। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो आप हुक्मनामा पढ़ रहे हैं 9 जज साहिबान ने ये इख्तियार मुझे दे दिया था। उसके बाद ये 5 रुकनी बेंच में मैं जोन से मर्जी जज साहिबान को शामिल करता, ये मेरा इख्तियार था। तो इस पर अटॉर्नी जनरल जो हैं वो लाजवाब हो गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि ये जो 4-3 की बात की जा रही है, ये 4-3 की बात किस तरह से की जा रही है। उसकी रीज़न ये है, ये तो 9 रुकनी बेंच था, ये या तो इसको आप 4-3 का फैसला कह के 7 रुकनी बेंच कैसे बना सकते हैं। तो 9 रुकनी बेंच का फैसला 1 तारीख को 4-3 से कैसे आ सकता है, क्योंकि इनिशियली ये बेंच जो है जो इसमें 9 जज साहिबान थे, 2 ने रिक्यूज़ कर लिया और आप पहले 2 जज साहिबान और बाद में 2 जज साहिबान के ऑर्डर को मिलाकर ये कैसे कह सकते हैं कि ये 9 रुकनी
बेंच ने 4-3 का फैसला दे दिया। तो इसलिए आपकी बात जो है ये बेबुनियाद है। तो इस वक्त अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात के मामले पे। आज जो सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा को तलब कर रखा है और अभी तक जो जमातें हैं उनको फरीक नहीं बनाया गया और जमातों ने यू टर्न ले लिया। जो बड़ी सियासी जमातें, इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी जानिब से कहा कार्रवाई का हिस्सा बनने का फैसला किया गया है। जो गुज़िश्ता रोज़ भी तहरीरी हुक्मनामा गुज़िश्ता समात का जारी किया गया था उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, ना फरीकैन की फहरिस्त में इन इत्तेहादी जमातों का नाम था। तो इस हवाले से यही उस हुक्मनामे में कहा गया था कि सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा को तलब किया जाता है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आज तक का वक्त मांगा था। तो आज की जो समात है उसमें अभी तक इंतखाबात के मामले पर बात होने की बजाय जो बेंच है उसकी तश्कील से मुतल्लिक अभी तक आर्गूमेंट्स चल रहे हैं और अटॉर्नी जनरल के साथ मुकालमा हो रहा है। बेंच ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है अटॉर्नी जनरल का आर्गूमेंट कि वो 4-3 का फैसला था और बेंच ने ये इस्टेब्लिश किया कि किस तरह से जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके ये आर्गूमेंट और उनकी जो कंसाइज स्टेटमेंट है ये दुरुस्त नहीं है। तो इसके अलावा गुज़िश्ता जब समात का हुक्मनामा जारी हुआ था गुज़िश्ता रोज़, तो उस हुक्मनामे में जो बेंच के हवाले से फुल कोर्ट बनाने के हवाले से जो इस्तदा मुस्तरद करने या मंजूर करने के हवाले से भी कुछ नहीं लिखा था। तो ये मामला अगरचे हुकूमत की जो इस्तदा है वो अभी तक मंजूर भी नहीं की गई और तहरीरी तौर पर उसे मुस्तरद भी नहीं किया गया, लेकिन वर्बली जो आर्गूमेंट्स जो 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस वक्त सामने आए हैं उसके मुताबिक जो बेंच है उसने हुकूमत की इस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया कि नया बेंच बनाया जाए और वो पावर जो कि जब 27 तारीख को 23 मार्च वाला फैसला मंजर आम पे आया था, जो 9 जज साहिबान का फैसला था, उसमें ये पावर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चूँकि दे दी गई थी और अदालत कह रही है ये हमारा इख्तियार था कि इसमें कितने जज साहिबान को शामिल किया जाए। यानी अदील जो भी रिमार्क्स चल रहे हैं और जो आप बता रहे हैं इससे लगता है यही है कि आगे जो समात चल रही है अभी 3 रुकनी बेंच ये इसके मुकदमे को आगे लेके चलेगा। जी बिल्कुल, अभी तक की जो समात चल रही है उसमें ये चीज़ वाज़े तौर पर सामने आई है कि बेंच हुकूमत की, अभी तो हुकूमत हुकूमत को बेंच की जानिब से इसमें फरीक भी नहीं बनाया गया जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, बल्कि अटॉर्नी जनरल से जब ये पूछा गया कि आप की क्या हिदायत हैं आपके लिए, तो उन्होंने कहा कि वो इसका बॉयकॉट नहीं कर रहे। तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल की तारीफ़ की। तो हुकूमत इसमें इस हद तक फरीक है कि इसमें जो सेक्रेटरी ख़जाना हैं, सेक्रेटरी दिफा हैं, तो इस हद तक फरीक ज़रूर है हुकूमत इसमें, लेकिन हुकूमती जमातें जो हैं वो इसमें फरीक ना बनाई गई हैं अभी तक। और अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने बायकॉट का जो ऐलान किया था एक जानिब तो उस पर उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली, इस केस का हिस्सा बनने का उन्होंने फैसला किया जो कि उन्होंने बेंच को आगाह भी किया और बेंच ने कहा कि तहरीरी तौर पर आपने बायकॉट नहीं किया। तो ऐसे में ये 3 रुकनी बेंच ही इस केस को आगे लेके चल रहा है और अब जब सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी खजाना रोस्ट्रम पर आएंगे तो उन्होंने ये बताना है कि इस अच्छा अदील जो जिस यूटर्न की आप बात कर रहे हैं हमने भी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और मुतादिद जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी जानिब से बयानात भी दिए गए, बाकायदा तौर पर कहा गया कि हम बाइकआउट करेंगे। तो जब अदालत ने कहा कि अगर बाइकआउट नहीं करना तो लिख के दें, तो इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल की जानिब से क्या कहा गया फिर? देखिए, अटॉर्नी जनरल चूंकि वफाक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल ने इस केस को चूँकि इसमें एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने इसको तहरीरी तौर पर नहीं जवाब देना बल्कि जो फारूक एच नाइक और जो अकरम शेख हैं और कामरान मुर्तज़ा हैं उनकी जानिब से तहरीरी तौर पर यह बताया जाना है। अगरचे अभी तक वो इसमें फरीक नहीं बने, लेकिन वो चूँकि रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने एक मरतबा फिर एतराज़ किया तो अदालत ने खरी खरी सुनाई और उन्हें उनका एलामिया याद कराया और मीडिया पे चलने वाली खबरें याद कराई, तो जिस पर वो बुनियादी तौर पे उनके लिए एक सुबकी का बायस था, जिसमें उनको वो यू टर्न वापस लेने के लिए अदालत ने जब कहा कि तहरीरी तौर पर दें, तो जब उनकी टर्न आएगी और अगर अदालत इजाज़त देगी तो वो उनको तहरीरी तौर पर देना होगा या उन्हें एक मरतबा फिर इस बात पर जोर देना होगा कि उन्होंने तो अदालती कार्रवाई का कोई ऑफिशियल तो बाइकआउट किया ही नहीं, कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से तो कोई बाइकआउट किया ही नहीं, ये खबरों की हद तक है जो कि अभी तक उन्होंने यही इस्टेब्लिश किया है।
तो ऐसे में अब जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जो CMA उनकी जानिब से फाइल की गई थी और कहा गया था कि ये जो बेंच पे इतराज़ किया गया था कि ये बेंच ना सुने, अदालत इससे मुतमईन होती नज़र नहीं आ रही, तो बज़ाहिर इसको टेक्निकली इस सारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदील, ये भी बताएगा कि आज अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं कि इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है, कानून को देखा जाए तो। और पिछली समात में अदालत ने ये नुक्ता भी उठाया था, पूछा गया था इलेक्शन कमीशन से कि 8 अक्टूबर की तारीख किस तरह दी थी, क्या उसका जवाब कोई आया? जी, अभी चूंकि जो इंतखाबात के हवाले से इतनी बात ज़रूर हुई कि जिस हुक्मनामे को आप चैलेंज कर रहे हैं और जिसकी आप कह रहे हैं कि हैसियत नहीं है, उस पर तो अमल दरामद भी शुरू हो गया था। और इसमें जो अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने ये कहा कि बिल्कुल ठीक है। अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाजरीन, आपको बराह रास्त चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर अता तारन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एतराज़ात से भरी दरख्वास्त वो जमा कराई। जब सुबह ये दरख्वास्त रजिस्ट्री में दी गई तो रजिस्ट्री ने इसको लेने से इनकार किया और कहा गया कि ये दरख्वास्त डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने रखी जाए। वफाक की तरफ से जो एतराज़ात आज तहरीरी तौर पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उठाए हैं वो बड़ी संजीदा और संगीन नौयत के हैं। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला बेंच था 7 रुकनी, जिसने सुओ मोटो केस में इलेक्शन कराने के ऑर्डर जारी किए थे, वो फैसला 4-3 से आ चुका है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अथर मिनल्लाह, इनके ऑर्डर्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि हम 4-3 से इन पिटिशंस को डिसमिस करते हैं और जुरिस्डिक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकती। ये केस वापस हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस इस केस में नहीं ले सकती। जब 4-3 से सुओ मोटो केस मुस्तरद हो चुका तो फिर ये जो पिटिशन आई है अमल दरामद के लिए, इसकी गुंजाइश नहीं बनती। इसलिए ये बेंच जो केस सुन रहा है इसकी कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि 4-3 के फैसले से पिछला केस जो है वो डिसाइड हो चुका है। इसलिए ये प्रोसीडिंग आगे नहीं चल सकती। ये पहली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीरी तौर पे आज वफाकी हुकूमत ने करवाई है। 4-3 के साथ साथ ये कहा गया है कि इस केस में जब 7 रुकनी बेंच ने इस केस को टेकअप किया तो उससे पहले ये 9 रुकनी बेंच था और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने तौर पे केस सुनने से माजरत की थी। इसलिए उनको अब भी इस केस सुनने से माजरत कर लेनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी अपना एक माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे पिछली दफ़ा जब गुलाम महमूद डोगर के केस में, CCPO लाहौर के केस में उन्होंने ये सुओ मोटो के लिए इलेक्शन वाला केस रेफ़र किया था। तो इसलिए जब रज़ाकाराना तौर पे वो पिछले केस में माजरत कर चुके तो इस केस से भी उनको माजरत करके बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। ये भी तहरीरी तौर पर दर्ज है 4-3 की मेजॉरिटी से जो मुस्तरद होने वाली बात, और उसके बाद एजाजुल एहसन साहब का इस बेंच से अलहदगी का मुतालबा भी इस दरख्वास्त के अंदर बाकायदा तौर पे आज तहरीरी तौर पे वफाकी हुकूमत ने करवाया है। तीसरी बात जो अहम बात है जो तहरीरी तौर पे वफाक ने एतराज़ जमा कराया है वो 29 मार्च का काजी फ़ायज़ीसा साहब का ऑर्डर है। 29 मार्च का काजी फ़ायज़ीसा साहब का ऑर्डर ये कहता है बड़े वाज़े तौर पे, बड़ी क्लियरली कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत जो भी प्रोसीडिंग करनी है उसके रूल्स फ्रेम होने चाहिए, बेंचेस की तश्कील के हवाले से रूल फ्रेम होने चाहिए, सुओ मोटो कहाँ कब कैसे लिया जा सकता है उस पे रूल फ्रेम होने चाहिए। एक जुडिशल ऑर्डर
29 मार्च को काजी फायजीसा साहब का आ चुका, जो फील्ड में है, जो इस वक्त एक लीगल और वैलिड ऑर्डर है और वो फील्ड होल्ड करता है। मज़ीद तहरीरी तौर पे जो एतराज़ात जमा कराए गए उसमें ये भी बात दर्ज है कि ये अमर अफसोसनाक है कि काजी फायजीसा के जुडिशल ऑर्डर को एक इंतज़ामी ऑर्डर के तहत उसकी नफ़ी की गई, और ये रिवायत डलना कि एक इंतज़ामी ऑर्डर एक जुडिशल ऑर्डर को सुपरसीड करे या सेटिसाइड करे या उसकी नफ़ी करे, ये एक इंतहाई गलत रिवायत डल गई है, जिसकी कानून के अंदर, आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। और मुल्क का जुडिशल सिस्टम अगर ऐसा होना शुरू हो गया कि आप इंतज़ामी ऑर्डर्स के ज़रिए जुडिशल ऑर्डर्स को ओवर रूल करना शुरू हो गए, ये बड़ी अहम बात है कि अगर जुडिशल ऑर्डर्स को इंतज़ामी ऑर्डर्स के तहत ओवर रूल करना शुरू हो गए तो पूरे मुल्क का जो इंसाफ का और अदल का निज़ाम है वो बैठ जाएगा और एक एनार्की की सूरत हाल होगी। यानी ये ऐसी बात है कि खुदा न खास्ता कल को वफाक जो है वो किसी जुडिशल ऑर्डर पे इंतज़ामी ऑर्डर पास करके उसको ओवर रूल कर दे। इसलिए जो रजिस्ट्रार का इंतज़ामी ऑर्डर है जिसने काजी फायजीसा के 29 मार्च के ऑर्डर को ओवर रूल किया, उसकी कानूनी आइनी कोई हैसियत नहीं है, रूल्स में कोई गुंजाइश नहीं है। और इस दरख्वास्त के अंदर ये बात दर्ज है कि वो ऑर्डर ब्लेटेंटली गलत था और उस ऑर्डर को रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है सर्कुलर के ज़रिए, और काजी फायजीसा के ऑर्डर के तहत ये कार्रवाई मज़ीद आगे नहीं चल सकती। ये बात भी तहरीरी तौर पर दर्ज है। इससे आगे चलिए, जो अगली बात है वो बड़ी अहम है, जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल ने वफाक की तरफ से ये सबमिशन की है कि क्योंकि ऑनरेबल 9 जज साहिबान इस मामले पे अपना कोई ना कोई जहन डिस्क्लोज कर चुके हैं, अपनी किसी न किसी राय का इजहार कर चुके हैं, इसलिए चीफ जस्टिस साहब को और मुनीब अख्तर साहब को भी इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। मुनीब अख्तर साहब का पहले आ गया कि एजाजुल एहसन साहब का पहले आ गया कि क्योंकि वो रिक्यूज़ पिछले केस में कर चुके थे, इस केस से अलहदगी इख्तियार करें। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस और मुनीब अख्तर साहब, क्योंकि वो भी इस मामले पे माइंड भी डिस्क्लोज कर चुके हैं, 4-3 का ऑर्डर भी आ चुका है, काजी फायजीसा का ऑर्डर भी आ चुका है, इसलिए इन दोनों को भी बेंच से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए और ये केस आगे नहीं सुनना चाहिए। इन तमाम तर बातें करने के बाद जो वफाक ने आर्टिकल 224 की बात की है वो बड़ी अहम है कि आर्टिकल 224 आइन का वो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट देता है कि पूरे मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी, और ये इस बात की दलील है कि तमाम मुल्क में इलेक्शंस बैक वक्त होंगे। किसी एक सूबे में या वफाक में कोई सियासी हुकूमत ना हो जो किसी दूसरे सूबे में या वफाक में इलेक्शन पर असरअंदाज हो सके या बतौर सरकार अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सके। आर्टिकल 224 के होते हुए गुंजाइश नहीं है कि अलग-अलग इलेक्शन किए जाएं, और ये बात भी इस दरख्वास्त में दर्ज है कि पंजाब असम्बली को तोड़ा गया पॉलिटिकल मोटिव के तहत और उसमें नेशनल असम्बली के इलेक्शन पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है। तो इसलिए आर्टिकल 224 बैक वक्त इलेक्शंस की बात करता है, वो भी इसमें दर्ज है। इसमें सदर मुमलिकत की जो अथॉरिटी है उसको भी चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए डेट अनाउंस की थी और उसके बाद जब हालात देखे गए तो उसमें फिर रद्द-बदल की गई। जो 3 मेन इसमें इस्तदाएँ की गई हैं वो ये की गई हैं कि ये पिटिशन क्योंकि 4-3 से पिछली डिसमिस हो चुकी, ये केस ना सुना जाए। दूसरा, काजी फायजीसा के ऑर्डर के तहत ये केस आगे ना चलाया जाए। और तीसरा, क्योंकि तमाम जज साहिबान 9 जज साहिबान अपने राय का इजहार कर चुके, अपना जहन दे चुके, जो बाकी 6 जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के
जिन्होंने अभी तक इस मामले पे ना अपनी राय का इजहार किया है, ना इस मैटर को डिसाइड किया है, ना कोई जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया है। 6 रुकनी बेंच बाकी जज साहिबान का उन 9 को निकाल के वो तश्कील दिया जाए और जितने भी आइनी और कानूनी निकात हैं, जो 4-3 का डिसीजन है, जो काजी फजीसा का ऑर्डर है, जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन की गई है और जो जज साहिबान ने रिक्यूज़ किया है, तो जो 6 जज साहिबान हैं रिमेनिंग वो इस पर अपना माइंड डिस्क्लोज करें और वो इन पिटिशंस को सुने। हमारी ये तमाम जो दरख्वास्तें हैं जो वफाकी हुकूमत ने तहरीरी तौर पे की हैं वो आपके सामने रख दी। ये तमाम तर चीज़ें आइन, कानून और जुडिशल ऑर्डर्स के तहत हैं। पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है जो एक लेजिस्लेशन आर्टिकल 184(3) के हवाले से कर चुका, सुओ मोटो के हवाले से कर चुका, बेंचेस की तश्कील के हवाले से कर चुका। वो सदर मुमलिकत के पास बिल पेंडिंग है, मगर सदर मुमलिकत उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो पार्लियामान में आएगा, जॉइंट सिटिंग से मंजूर होगा और उसके बाद फिर 3 सीनियर मोस्ट जजेस वो बेंचेस की तश्कील दिया करेंगे। अब मैं PDM और हुकूमती इत्तेहाद के मामले पर आता हूँ कि जो एलामिया जारी किया गया था, बहुत से दोस्त ये सवाल कर रहे हैं, उस एलामिया में ये दर्ज था कि हुकूमती इत्तेहाद की तमाम जमातें बेंच पर अदम एतमाद करती हैं। अब अदम एतमाद अदालत के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। तो जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे खदशात हैं और जो कानूनी निकात हम उठाना चाहते हैं, वो हम अदम एतमाद का इजहार कोर्ट के सामने करेंगे। वकला वहाँ पर बहस करेंगे, बातचीत करेंगे और तमाम तर हमारी मारूज़ात वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक ये कोर्ट को बताना ज़रूरी है कि कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे ये प्रोसीडिंग इल्लीगल है, ये नहीं चल सकती और इसको नहीं चलना चाहिए। इस पर फैसला आ चुका है 4-3 का, इस पे 29 मार्च का फैसला आ चुका है। अब देखते हैं कि बेंच हमारी ये जो तहरीरी एतराज़ात हैं वफाक की तरफ से, इन पे क्या फ़ैसला करता है। और हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से आर्टिकल 224 का भी हवाला दे दिया है। उम्मीद है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे और हमारे तहरीरी एतराज़ात को तफसील से सुना भी जाएगा, तहम्मुल से सुना जाएगा और इस पर कोई ना कोई फैसला सादर फरमाया जाएगा। अगर आपकी 4-3 वाली मंतक मान ली जाए तो ये फैसला 9 रुकनी बेंच पे पास करने जाना चाहिए, फिर 9 रुकनी बेंच पे फैसला करना चाहिए। इसमें जो 9 रुकनी बेंच था जिसने इनिशियल तौर पे समाअत की, 2 जज साहिबान ने बगैर कुछ कहे रज़ाकाराना तौर पे बेंच से अलहदगी इख्तियार की। 4 जज साहिबान ऑर्डर दे चुके इस पिटिशन के ख़िलाफ़, 3 दे चुके इसके हक़ में। हमारी इस्तदा ये है कि 9 जज साहिबान ऑलरेडी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। पीछे 6 जज साहिबान बचते हैं जिनको ये कानूनी निकात के ऊपर कोई ना कोई फैसला अपना देना चाहिए। अच्छा सर, आप लोग इलेक्शन जो है वो मुंह मोड़ रहे हैं, इलेक्शन की जाने अवाम में जाए, अवाम आपको इलेक्शन में जाना चाहिए और जाएंगे। इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ मरीम नवाज शरीफ साहिबा कर चुकी, खुडियाँ का एक तारीखी जलसा आपने देख लिया, मगर ये नहीं हो सकता कि 63A की गलत तशरीह करके सुप्रीम कोर्ट ने की कि मुनहरिफ अरकान वोट जो डालेंगे वो गिनती में शुमार नहीं होगा। एक गुनाह की 2 सज़ाएं कि आप अपनी सीट से भी जाएंगे, आपका वोट गिनती में शुमार भी नहीं होगा और फिर पार्टी हेड की जगह पार्लिमानी पार्टी को डाला गया। तो PTI की गवर्नमेंट तो पंजाब में 63A की गलत तशरीह से बनी, वरना हमारी हुकूमत होती। ये सारी स्कीम ऑफ थिंग्स ये ज़बरदस्ती है, ये एक कोशिश की जा रही है कि ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी पे अपने टाइम पे इलेक्शन करवाए जाएं। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, भरपूर सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं, मगर IMF की जो मामलात हैं, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, उनको देखते हुए टाइम पे इलेक्शन होगा। उसकी डेट 8 अक्टूबर आ चुकी है। हमारे नज़दीक वो एक जायज़ तारीख है। जी अच्छा सर, आपने कहा कि 4-3 वाला फैसला होना चाहिए, तो उस 9 रुकनी बेंच ने ऑर्डर लिखा था कि नया बेंच तश्कील दिया जाए, तो क्या वो ऑर्डर नहीं मानते आप? देखिए, बात ये है, जो नए बेंच की बात है, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि 6 रुकनी बेंच बना दें। सर वो 6 रुकनी बेंच का ये होगा कि जो तनाज़ात खड़े हुए हैं और जिस तरीके से एक इख्तिलाफ राय कोर्ट के अंदर पाई जाती है कि कोर्ट बुरी तरह तकसीम है, कोर्ट के अंदर तनाज़ा है। आज तक देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि मैं पीर वाले दिन नया सूरज तलू होगा। फुल कोर्ट मीटिंग वीकेंड पे नहीं हो सकी, फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए थी, हर हाल में होनी चाहिए थी।
तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये 6 रुकनी बेंच बेहतर फैसला कर सकता है। तारिक साहब, बाहर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज दोनों के वकला आमने सामने हैं, क्या तारीख को दोहराते हुए एक मतलब फिर से सियासी जमात ने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई नहीं, देखिए चढ़ाई का तो कोई ना सवाल पैदा होता है, ना मेरा ख्याल है इसका कोई खदशा है। वकला मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी अपनी बात करेंगे। हमारे भी वकला हैं, उनके भी मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई महाजराई की सूरत हाल है। हम सारे बार के मेंबर्स हैं, हम सारे लाइसेंस होल्डर्स हैं, तो हम एक दूसरे की भी इज्जत करेंगे और कोर्ट की भी इज्जत करेंगे। बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि 9 रुकनी जो बेंच ऑलरेडी इस केस का हिस्सा बन चुका था। आज जैसे मुनीब अख्तर ने भी कहा कि अगर 4 दिन का फैसला नहीं माना जाता तो फिर मामला 9 रुकनी बेंच की तरफ जाएगा। अगर 9 रुकनी बेंच की तरफ दोबारा ये फैसला जाता है तो क्या उसको आप तस्लीम करेंगे? देखिए, बात यह है कि 9 रुकनी बेंच में अगर इजाज़ुल हसन साहब शरीक होते हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब शरीक होते हैं, जो ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके, जिनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर हो चुका, तो मैं नहीं समझता कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इजाज़ुल हसन साहब को तो खुद ग्रेस शो करके यहाँ से रिक्यूज़ करना चाहिए था। पता नहीं क्यों बज़िद है इस बेंच में बैठने के लिए। इसीलिए हमने तहरीरी तौर पे सदा की है कि बाकायदा 6 रुकनी बेंच बनाया जाए और वो कानूनी निकात का फैसला कर दे। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज एतराज़ात से भरी दरख्वास्त रजिस्ट्री को दी गई। रजिस्ट्री ने लेने से इनकार कर दिया कि डायरेक्टली बेंच के सामने रखा जाए। दरख्वास्त में अटॉर्नी जनरल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का फैसला 4-3 से आ चुका है और फैसले में कहा गया था कि जुरिस्डिक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं सुन सकती, ये वापस हाई कोर्ट में जाएगा। अब अमल दरामद के लिए जो पटिशन आई है उसकी गुंजाइश नहीं बनती। 4-3 से पिछला केस डिसाइड हो चुका है, इसलिए प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चल सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन को माजरत करके अभी भी इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। जस्टिस फायज ईसा के ऑर्डर के इंतजामी ऑर्डर के तहत नफ़ी की गई। इंतजामी ऑर्डर जुडिशल ऑर्डर की नफ़ी करेगा तो ये गलत रिवायत डल जाएगी। ऐसे ओवर रूल करना शुरू हो गए तो पूरे मुल्क का निज़ाम अदल का निज़ाम बैठ जाएगा। मुल्क में अनारकी की सूरत हाल होगी। तमाम 9 जज साहिबान अपना जहन डिस्क्लोज कर चुके हैं। बाकी 6 जजेस ने अपनी राय का इजहार नहीं किया। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई से। अदील, बताइएगा, समाअत भी इस वक्त जारी है और रहनुमाओं की जानिब से मीडिया टॉक भी की जा रही है। केस किस तरफ आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? जी, जो अता तारड़ बाहर डाइस पर गुफ्तगू कर रहे थे, बुनियादी तौर पर ये वही गुफ्तगू थी जो अटॉर्नी जनरल ने रोस्टरम पर कमरा अदालत नंबर 1 में की है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि हम आपके इन दलाइल से मुतमईन नहीं हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 4-3 का फ़ैसला था। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया है कि या तो ये मामला 9 रुकनी बेंच के सामने था या ये मामला 5 रुकनी बेंच के सामने था। ये 7 रुकनी वाला मामला कहाँ से आ गया? 7 रुकनी बेंच कब बना था? तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि जो नया बेंच तश्कील हुआ था 27 तारीख को ऑर्डर आने के बाद, वो एक इंतज़ामी मामला था, वो एक जुडिशल मामला नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 4 जजेस ने खुद को केस से अलग किया, लेकिन अदालती ऑर्डर में ये कहीं नहीं लिखा कि किस जज ने खुद को रज़ाकाराना तौर पर अलग किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर होता कि ये लिखते कि जो 4 जज साहिबान हैं उनको बेंच से अलग कर दिया गया है, उनको बेंच से निकाल दिया गया है। तो इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत बेंच की असर नौ तश्कील का हुक्म दे तो उसे निकालना नहीं कहते, चूँकि 9 रुकनी बेंच की जानिब से बेंच की असर नौ तश्कील का हुक्म दिया गया था और ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिलाया जा सकता है, नए बेंच के और पुराने जो 2 जज साहिबान हैं। और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा गया कि जो फुट नोट था उसमें भी। जी अदील, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर शरी रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, वो नाजरीन को सुनवा देते हैं। ताक कम होती जा रही है, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि वो 3 फरीक अब उन पर अदम एतमाद हो। मैम, एक तरफ आप अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट कमरा अदालत में जो आपके वकील हैं फरूक एच नाइक, वो कह रहे हैं हम अदालती कार्रवाई का हिस्सा रहना चाहते हैं। देखिए, अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा अगर नहीं होंगे तो सुनेंगे कैसे?
और इस वक्त वो सुनना चाह रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फारूक नायक साहब ने कहा है कि वो उनको पहले दिन से फरीक नहीं बनने दिया। आपको याद है एक ही पार्टी थी जो फरीक बनी थी, उन्हीं को सुना और एक ही पार्टी की तरफ झुकाव नज़र आ रहा है अब तीन का। तो आपने पहले दिन से फरीक नहीं बनने दिया ना। बार बार मैं सब पहले दिन बैठी थी, बार बार पिटिशन रिटर्न में ही गई है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम ऑरली बात करें। नायक साहब ने राइटिंग में दिया था तो उनको तो फरीक बनने ही नहीं दिया उस वक्त। और अब जाहिर है सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप पूछेंगे कि जो तीनों के तीनों ने एक तरफा फैसला अक़लियत थे वही आप सुन रहे हैं। क्या कबाहत है जी? मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको जमहूरियत और आइन के देखिए, ये तो हम एक कोalition में हैं, मिल बैठ के फैसला होगा। लेकिन जाहिर है हमारी कोशिश है कि जो भी फैसला हो उसकी अपनी एक साख होनी चाहिए। उस साख को हम नहीं लेजिटिमाइज कर सकते, हम नहीं उसको यकीनी बना सकते, ये तो जजेस ही करेंगे। ये बेंच का काम है, एक फर्द वाहिद का तो हुक्म नहीं चल सकता ना, राज नहीं चल सकता जी। अच्छा, आप तो जमहूरियत और आइन के अलमबरदार हैं, आइन पाकिस्तान भी आपको ये राज हासिल है कि सरकार भुट्टो ने किया है। अब ये मुकम्मल तौर पर बार बार ये कहा है, कल एक एक्स चीफ जस्टिस जो इंडिया के, उन्होंने कहा कि ये 5 मिनट का केस था, मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अगर 90 डेज़ में मुतालबा किया जा रहा है, आइन पाकिस्तान के मुताबिक ही किया जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं, देखिए इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। वाज़े पोजीशन ये ली गई है, आपने तारीख में पहली दफ़ा भी देखा है, इसमें कोई अभाम नहीं है। बिल्कुल हमें कोई आइन का दर्स ना दे। देखिए, ये बहुत दफ़ा हो चुका है कि अगर मुल्क में इलेक्शन अलग अलग होते हैं तो वो एक बहरानी कैफियत बनती है। तो अगर 2 महीने दिस कुड ईजिली है, बिल्कुल सही है कि सॉल्व तो हो सकता था, लेकिन इसको पूरी प्रोसेस को आपने इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन करके, स्व मोटो लेके, फिर बेंच को मुतनाज़ करके, तोड़ के ये हालत कर दी है कि हर चीज़ अब तफरीक और डिवीज़न का एक पूरी तस्वीर नज़र आ रही है मुल्क में, जो मुल्क के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस वक्त इक़्तिसादी और दूसरा बहरान है, सियासी बहरान की बिल्कुल इस वक्त सूरत नहीं है। और को अदालत में सियासत नहीं होनी चाहिए। बाकी बहरान तो एक तरफ है, लेकिन शेर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि पहले दिन से फरीक नहीं बनने दिया गया, ऐसा हो नहीं सकता कि ऑलरेडी कहा जाए। सूरत हाल ऐसी बन गई है कि जो जहन डिस्क्लोज कर चुके हैं, फैसला दे चुके हैं, वही इसको सुन रहे हैं। फैसला जो भी आए उसकी साख होनी चाहिए। फर्द वाहिद का हुक्म नहीं चल सकता। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, हमें कोई आइन का दर्स ना दे। अलग अलग इलेक्शन हो तो बहरानी सूरत हाल बनती है। और मज़ीद कहा कि अदालत में सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात इल्तवा केस के हवाले से समाअत जारी है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई से। अदील, बताइएगा समाअत में अब तक क्या कुछ हो चुका है? अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि मसला ये है कि देखना होगा कि जो 9 रुकनी बेंच बना था उसमें अक्सरियती राय क्या थी। उन्होंने कहा कि मसले का हल ये है कि जिन जज साहिबान ने इस केस को सुन लिया वो इससे अलग हो जाएं। तो जस्टिस मुनीब ने कहा कि हमने आपका नुक्ता नोट कर लिया है, आगे बढ़ें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके इन आर्गूमेंट्स पे और इस नुक्ते पर आप हमें कायल नहीं कर सके, हम मुतमईन नहीं हुए। तो इसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो 3 रुकनी जो बेंच था, जिसमें अज खुद नोटिस से मुतल्लिक कार्रवाइयों को वक्ती तौर पर रोकने का कहा था, फिर उसका हवाला दिया। 29 मार्च के फैसले का हवाला दिया और उसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया है कि अदालती जो हुक्मनामा है, अदालती जो फैसला है, उसको एक इंतज़ामी सर्कुलर के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि वो जो सर्कुलर जारी किया गया है वो अदालती हुक्म ख़त्म करने के लिए जारी नहीं किया गया, बल्कि वो एक इंतज़ामी हिदायत, जो फैसले में इंतज़ामी हिदायत दी गई थी। तो 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकने के मामले पर यह सर्कुलर आया है और उस सर्कुलर में कहा गया है कि जो फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा वाले बेंच ने दिया है वो 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है, जिसमें 5 रुकनी बेंच में ये कहा जा चुका है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो रोस्टर्स के मास्टर हैं, उन्हीं के पास ये इख्तियार है। तो इसमें यह कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर ना करने के इंतज़ामी
हुक्म पर सर्कुलर आया और जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में कोई वाज़े हुक्म नहीं दिया गया अभी तक। अब आज के दिन में जब यह समाअत शुरू हुई तो उसमें सिर्फ एक मरतबा इंतखाबात का जिक्र आया, जब ये कहा गया कि 8 अक्टूबर की जो तारीख है ये कैसे दी गई। अदालत के पास ये इख्तियार था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब पहले अदालती फैसले पर अमल दरामद कर दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार नहीं था कि ये इंतखाबात को मुअख्खर करे। तो इस हवाले से जो ज़्यादा आज जो मुकालमा हुआ है, जो कि इनिशियली फारूक एच नाइक के साथ हुआ है और उसके बाद अटॉर्नी जनरल के साथ हुआ है, उसमें इस केस की मेंटेनेबिलिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच है और जजेस की जो इंक्लूजन है इस बेंच में, उससे मुतलिक आर्गूमेंट्स जारी हैं और ऑलमोस्ट अब ये मामला निमटने के करीब है, जिसमें जज साहिबान ये कह रहे हैं कि आपकी ये मंतक हमें समझ नहीं आई, इस मामले पर आगे बढ़ें। और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब इस केस में सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी दिफा को रोस्टम पे बुला के उनसे उन तमाम मामलात पर पूछा जाए कि इस वक्त माली मुश्किलात क्या हैं। इस वक्त अगर इंतखाबात के लिए, ख़ास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए 25 अरब रुपया कैसे जनरेट करना है, इसमें जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनसे ये पूछा जाएगा, जो कि बुनियादी तौर पे उनको नोटिस जारी करके तलब किया गया था और गुज़िश्ता समाअत पर इसकी एक इंडिकेशन दी गई थी कि उनसे ये पूछा जाएगा कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की, जो डिप्लॉयमेंट की जो सिचुएशन मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और ये किस तरह से करनी है। अदालत को इस बात का अंदाज़ा है। जनाब चीफ जस्टिस ने इससे पहली समाअत में ये बताया कि वाकई जो तमाम इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन है, कुछ उसमें से चूँकि हसास तरीन है, कुछ हसास हैं, कुछ नॉर्मल हैं, तो अदालत को इस चीज़ का शायद अंदाज़ा है कि इस वक्त जो मशरकी मगरबी बॉर्डर्स की जो सिचुएशन और इंटरनल सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो ज़रूर है, लेकिन इसका हल कैसे निकालना है, आज उस हल की जानिब अदालत ने मामले को लेकर जाना है। लेकिन अभी तक अटॉर्नी जनरल की जानिब से और फारूक एच नाइक की जानिब से जो बेंच पर एतराज़ात का जो मामला है उसी पर ही आर्गूमेंट दिए गए हैं और अब वो कंक्लूड होने के करीब हैं। जी अदिल, कहिएगा कि जो हालात बने हुए हैं, जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं फ्री कैन की जानिब से, जो भी फैसला आएगा वो फ्री कैन के लिए कितना काबिल अमल होगा? देखें, अभी तक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि इंतखाबात अगर होते हैं तो वो पुरअमन रहेंगे, वो ताउन करने के लिए तैयार हैं। अभी तक जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से इस मामले को चूँकि मुसलसल मुतनाज़ा ही बनाया जा रहा है और इस मामले को ये कहा जा रहा है कि ये बेंच के पास इख्तियार नहीं है। अब तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े वाज़े अल्फाज में जजेस का नाम लेके कहा जाता है कि इन जज साहिबान पर चूँकि एतमाद नहीं है तो इस फैसले को माना नहीं जाएगा, बल्कि वो 1 मार्च के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अदालत ये कह रही है 1 मार्च के फैसले पर तो अमल दरामद भी शुरू हो गया, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, तारीखें आ गई, उसके बाद उस पर अमल दरामद शुरू हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर अपना एक ऑर्डर जारी किया जो कि उसके पास इख्तियार नहीं था। अब एक नया मामला है, तो इसमें जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें कहने को तो वो एक बड़ा फरीक हैं, लेकिन अदालती ज़ुबान में अभी तक वो फरीक नहीं बनी। लेकिन इस वक्त जो हंगामा बरपा है वो इसी फरीक ने सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में और एलामियों की सूरत में बरपा कर रखा है। तो आज की समाअत भी उसी एलामिये से शुरू हुई। आज की समाअत में भी कहा गया आपने तो बायकॉट कर दिया है, जिस पर हिकमत अमली तब्दील करते हुए हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से ये कहा गया कि उनकी जानिब से इस कार्रवाई का बायकॉट नहीं किया गया, वो इसका हिस्सा हैं। तो अदालत ने जब उन्हें खरी खरी सुनाई कि लिख कर दें, आप अपना एलामिया वापस ले रहे हैं, आपने बायकॉट नहीं किया, तो बुनियादी तौर पर हुकूमत को शायद ये अंदाज़ा हो चुका था, हुकूमती इत्तेहादी जमातों को ये अंदाज़ा हो चुका था कि इस मामले से बायकॉट करना उनके लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि इस वक्त अदालत की कार्रवाई जिस पेस पर चल रही है, इस वक्त जिस नहज पे मामलात पहुंच चुके हैं, जिस तरह से बेंच इस मामले को आगे लेकर चल रहा है, तो इसमें ऑर्डर आता दिखाई दे रहा है। इसमें कोई बड़ा फैसला अगर आ जाता है तो उनको उस कार्रवाई का जो बायकॉट है वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस कार्रवाई को हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं वो तूल देना चाहती हैं कि इस बेंच पर एतराज़ करके नया बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, वो बेंच इस बेंच में वो जज साहिबान ना बैठें जो पहले से इस मामले को सुन रहे हैं।
लेकिन अभी तक जो 3 रुकनी बेंच है अटॉर्नी जनरल के और फारूक एच नाइक के, इन दलाइल से मुतमईन नज़र नहीं आता। तो तहरीरी तौर पर तो ना सही, लेकिन जो रिमार्क्स बता रहे हैं उनकी ये इस्तदा आलमोस्ट मुस्तरद हो चुकी है, क्योंकि बेंच जब ये कह रहा है कि आपने जो ये दरख्वास्त दायर की है, आपके जो आर्गूमेंट्स है जिसमें आप ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन जज साहिबान को ये क्यों नहीं सुनना चाहिए, आप इसमें ये इस्टेब्लिश करने की जी अदील, ये कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अभी तक क्या मौक़िफ़ सामने आया? देखें, ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि सजील सवाती यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करते रहे, लेकिन इरफान कादिर उनकी एंट्री होना बाकी है। इरफान कादिर एक जारहाना अंदाज में दलाइल देने के हवाले से बड़े मशहूर हैं, और आज भी जब अटॉर्नी जनरल के साथ मुकालमा हो रहा था तो इरफान कादिर बार बार अपनी नशिस्त से उठते और वो बेंच के साथ जो आर्गूमेंट्स हो रहे होते थे उसमें वो मुदाखलत करते। तो इरफान कादिर को वकील मुकर्रर करने की जो माजी में देखा गया है वो यही हिकमत अमली उस फरीक की जानिब से होती है जो उन्हें वकील मुकर्रर करते हैं कि वो जारहाना अंदाज में ये मामला चलाएंगे। लेकिन अदालत ने पहले इरफान कादिर को इसमें वकील मुकर्रर करने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन आज इरफान कादिर कमरा अदालत में मौजूद हैं और इरफान कादिर की जानिब से अभी दलाइल दिए जाने हैं, लेकिन उनकी जो हिकमत अमली ये मालूम होती है, जो ज़राए ने भी हमें ये बताया है कि वो रोस्टम पे खड़े होकर उनका जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में जो एक रवैया, जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे, उसके बाद जस्टिस जवाद ख्वाजा के दौर में, आज भी जब जस्टिस जवाद ख्वाजा का जिक्र आया तो उन्होंने जस्टिस जवाद ख्वाजा से मुतल्लिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप उनका यहाँ पर जिक्र ना करें, आप उनको उन्होंने झूठा करार देने की कोशिश की और उसके बाद वो अपने नशिस्त पे बैठ गए। यानी इरफान कादिर इस मामले पे जारहाना अंदाज में दलाइल देने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील सजील सवाती हैं उनकी जानिब से जब दलाइल दिए गए थे तो उनको बड़ा अप्रिशिएट अदालत की जानिब से किया गया था, और उन्हीं के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो उन्होंने मसाइल बयान किए, तो सेक्रेटरी ख़जाना को, सेक्रेटरी दिफा को जो है वो तलब किया गया। तो अब जब इरफान कादिर आएंगे तो वो भी बड़ा दिलचस्प मरला होगा, देखना होगा कि अदालत उन्हें सुनती है या नहीं सुनती। लेकिन उनके इस स्टेज पर इलेक्शन कमीशन की वकालत के लिए इस टीम में शामिल होना बड़ा मानी खेज़ है, और अभी ये भी फैसला होना बाकी है कि अदालत ने इसमें फारूक एच नाइक को, अकरम शेख को और कामरान मुर्तज़ा को सुनना है या नहीं सुनना। अभी तक ऑफिशियली वो इस केस में फरीक नहीं बने, और अदालत के साथ जो उनका आर्गूमेंट भी हुआ वो अदालत ने सिर्फ उनको ये रियलाइज़ कराने के लिए शायद किया कि आपकी तरफ से जो एलामिये जारी किए जा रहे हैं, आपकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, अखबारात की जो सुर्खियाँ लगी हैं, तो आप इसके बाद आप यहाँ क्यों आ गए हैं, यहाँ आप एतराज़ात क्यों करने आ गए जब आप कह रहे हैं कि हमने तो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया। तो इस सारे मामले में आज का दिन बड़ा इसलिए अहमियत का हामिल है, और यहाँ की जो सिक्योरिटी अदालत की जानिब से बढ़ाई गई है, कई लेयर्स में जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है वो ये बता रही है, क्योंकि अदालत की जानिब से दिए गए अहकामात पर चूँकि ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, तो इसका मतलब है कि आज का दिन शायद अदालत ये समझती है कि फ़ैसला कुन हो सकता है, आज के दिन कोई फ़ैसला आ सकता है। और अगर इस केस की गुज़िश्ता रोज़ की प्रोसीडिंग्स को हम देखें, इस केस की गुज़िश्ता चंद दिनों की प्रोसीडिंग्स का जायज़ा लिया जाए, तो अब ये केस वाकई अपने कंक्लूडिंग स्टेज पर पहुंचता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से कोई बहुत ज़्यादा तवील दलाइल जो हैं वो ज़्यादा उनकी तवक्को नहीं है। अदालत को अभी तक जो उलझाने की कोशिश की गई वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच पे, और जो जज साहिबान हैं उनके बेंच में इंक्लूजन से मुतल्लिक, समात से मुतल्लिक, उनकी शरीक होने से मुतल्लिक जो एतराज़ात किए गए थे, इस मामले पे चूंकि ज़्यादा उलझाया गया। तो असल में इलेक्शन कमीशन तो अपना इसमें मौक़िफ़ दे चुका, लेकिन जब अटॉर्नी जनरल की कोर्ट में गेंद आई तो उसके बाद उनकी जानिब से ये एतराज़ात पर ही ज़्यादा बात की गई। लेकिन असल फरीक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मातहत ये दो वजारतें जिन्होंने इंतखाबात के मामले पे अगर ताउन करना है तो इंतखाबात होने हैं, उन्होंने अभी आकर बात करनी है, वही असल हल उन्हीं के साथ गुफ्तगू में